दादी के मरने के बाद सिया का इस दुनिया में अपने मुंह बोले चाची चाची के अलावा कोई नहीं था। इसलिए अपने दर्द को कम करने के लिए सिया अपनी चाची के गले लगकर रोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो सुरेखा के पास गई तो सुरेखा ने धक्का देते हुए सिया को जमीन पर गिरा दिया और अपने आप से दूर रहने की धमकी दी। सुरेखा के धक्का देते ही सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने के लिए सिया ने अपना हाथ आगे किया तो उसका हाथ गलती से उसके माथे पर चला गया और उसके माथे का सारा सिंदूर उसके हाथ में लग गया, जिसकी वजह से आंसू पोंछते समय वो सिंदूर उसके पूरे मुंह पर भी फैल गया। सिया के माथे से उसके मुंह पर फैले सिंदूर को देखते हुए उसकी चाची ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सिया, तेरी तो शादी हो गई थी ना इस शहर के सबसे बड़े गुंडे के साथ। वैसे कहाँ है तेरा वो गुंडा पति राघव सिंघानिया? और इतना कहकर सुरेखा जोर जोर से हंसने लगी। सुरेखा ने जैसे ही राघव का नाम लिया वैसे ही सिया का चाचा तुरंत दौड़ते हुए सिया के पास गया और उसे जमीन से उठाते हुए बोला, उठ जा बेटा, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? सिया को जमीन से उठाते हुए सिया के चाचा ने सुरेखा की तरफ घूरते हुए देखा और चिल्लाकर बोली, तू पागल हो गई है क्या? सुरेखा, अब सिया वो मासूम सी दिखने वाली हमारी सिया नहीं रही, बल्कि अब वो राघव सिंघानिया की पत्नी बन गई है। और अगर उसे पता चला कि उसकी पत्नी के साथ तूने ये सब किया है तो वो तुझे और मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। सिया जमीन से उठते ही अपनी दादी के पास जाकर बैठ गई और फिर से रोते हुए कहने लगी, दादी, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, सिया, दीदी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं आ गया तुम्हारा रॉकस्टार रॉकी। उस आवाज को सुनकर सिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने झट से अपने आंसुओं को पोंछते हुए पीछे मुड़कर देखा और खिलखिलाते हुए हंसकर कहा, रॉकी, मेरा रॉकस्टार, मेरा गुड्डा, मेरा छोटा भाई, आ गया तू। सिया के सामने इस वक्त एक 8 साल का लड़का रॉकी खड़ा हुआ था, जो सिया के चेहरे को देखकर मुस्कुराए जा रहा था और सिया के बोलते ही दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके गले से चिपक गया। रॉकी कोई और नहीं बल्कि सिया के मुंह बोले चाचा चाची का सगा बेटा था। भले ही दादी उसके चाचा चाची से नहीं मिलती थी, लेकिन रॉकी उनके घर आता ही रहता था। इसलिए रॉकी और सिया दोनों की बहुत जमती थी। जब सुरेखा ने देखा कि रॉकी सिया से चिपक रहा है तो तेज कदमों से चलती हुई सिया के पास आई और रॉकी को अपनी ओर खींचते हुए बोली, छी छी, क्या कर रहा है तू? इस लड़की के इतने पास क्यों जा रहा है? दूर से भी तो बात कर सकता है ना। लेकिन रॉकी तो बच्चा था, वो सुरेखा की बात कहाँ मानने वाला था। उसने सुरेखा के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, माँ, क्या कर रही हो आप? मुझे दर्द हो रहा है और मैं दीदी से बात ही तो कर रहा हूं ना। वैसे भी अब तो मैं सिया दीदी के साथ ही रहूंगा, खूब मस्ती करेंगे हम दोनों। और इतना कहकर रॉकी उछलते हुए दोबारा से सिया के गले लग गया और सिया के गालों पर किस करते हुए बोला, दीदी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये क्या, आपकी मांग में सिंदूर? आपकी शादी हुई है क्या? रॉकी के मुंह से जैसे ही सिया ने शादी की बात सुनी तो सिया के चेहरे की मुस्कान झट से गायब हो गई और एक बार फिर से सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सिया रॉकी की बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही सुरेखा ने रॉकी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, रॉकी, क्या तुझे चॉकलेट चाहिए? आमतौर पर बच्चे चॉकलेट का नाम सुनते ही पिघल जाते हैं और किसी की भी बातों में आ जाते हैं, लेकिन रॉकी उन बच्चों में से नहीं था जो चॉकलेट के लालच में अपनी सिया दीदी की आंखों में आंसू छोड़कर वहां से चला जाता। रॉकी अपनी मां से अपनी कलाई छुड़ाते हुए एक बार फिर सिया के पास आया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोला, क्या हुआ दीदी, तू रो क्यों रही है? क्या तुम्हारी टीचर ने तुम्हें डांटा? रॉकी की बात सुनकर सिया के चेहरे पर एक बार फिर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो हंसते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ रॉकी, मैं एकदम ठीक हूँ, बस इतने दिनों बाद तुझसे मिलकर आंख भर आई। इतना सुनते ही रॉकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे तो दीदी, मैं कहीं दूर थोड़े न गया था, यही मुंबई में ही तो रहता हूँ। अगर आपको मेरी याद आ रही थी तो आप मुझसे मिलने भी तो आ सकती थी ना। रॉकी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई दादी की तरफ गई, जो वही सिया के बगल में जमीन पर पड़ी थी। रॉकी ने दादी की तरफ देखते हुए कहा, दीदी, ये दादी को क्या हुआ? वो जमीन पर क्यों सो रही है? रॉकी ने जैसे ही सिया से यह सवाल पूछा तो सिया ने झट से रॉकी से कहा, रॉकी, तुझे मालपुए खाने हैं। मालपुए का नाम सुनते ही रॉकी के मुंह में पानी आ गया और वो अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, अरे दीदी,
जल्दी बताओ ना, कहाँ रखे हैं मालपुए? मुझे तो ढेर सारे मालपुए खाने हैं। सिया ने रॉकी से कहा तो अंदर कमरे में बहुत सारे मालपुए रखे हैं, जा और जाकर खा ले, तब तक हम लोग दादी को आराम से बेड पर सुलाते हैं। सिया की बात मानकर रॉकी दौड़ते हुए अंदर कमरे में चला गया। तभी सिया ने अपने मुंह बोले, चाचा। रमेश जैन की तरफ देखते हुए कहा, चाचा जी, इससे पहले कि रॉकी बाहर आकर दोबारा दादी के बारे में पूछे, आप दादी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे तो सिया के चाचा रमेश जैन को सिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। बचपन में सिया जब छोटी थी तो अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। उस समय उसके चाचा सिया पर सबसे ज्यादा अत्याचार करते थे और इसी वजह से दादी सिया को लेकर इस घर में आकर रहने लगी थी ताकि वो सिया को उन लोगों के अत्याचारों से बचा सके। ये घर सिया के दादाजी का था। भले ही सिया को दादी ने गोद लिया था, लेकिन वो उसे अपनी पोती से कम नहीं मानती थी। इसलिए सिया की दादी ने ये घर सिया और रॉकी के नाम कर दिया था, न कि उसके चाचा चाची के नाम। हालांकि सिया को भी इस बात का पता था कि दादी ने ये घर उसके और रॉकी के नाम किया है, लेकिन फिर भी सिया ने अपने चाचा चाची की बात का मान रखते हुए उनके साथ कोई बहस नहीं की। सिया वैसे ही अपनी उलझनों में इतनी उलझी हुई थी कि उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं था। वैसे सिया को उन लोगों के तानों की बचपन से ही आदत थी, इसलिए अपनी चाची की डांट सुनकर भी सिया के मन में उनके लिए कोई गुबार नहीं था। उसने अपनी चाची की तरफ देखते हुए कहा, चाची, क्या आप दादी को संभाल लेंगी? तब तक मैं चेंज करके आ जाती हूँ। सुरेखा ने मुंह बनाते हुए सिया की तरफ देखा और बोली, ठीक है, तू जा यहाँ से। वैसे भी अब हम लोग अम्मा के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देंगे और सभी विधियां पूरी भी कर देंगे। वैसे भी अब उसके सगे बेटे बहू आ गए तो तेरी कोई जरूरत नहीं है। सुरेखा की बात सुनकर सिया वहां से चली जाती है। सिया के वहां से जाते ही सुरेखा दौड़ते हुए रमेश के पास आती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर ऐसा क्या करने वाली थी सुरेखा सिया के साथ, जिसे सुनकर रमेश की आंखें फट गईं? क्या सिया और राघव सिंघानिया की दोबारा से मुलाकात होगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।